हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत। इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा तथा उसके विशेषाधिकार के बारे में जाना। तो आज हम लोग संविधान सभा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। देखा जाए, जो इससे पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाह्य और आंतरिक जो स्रोत लिए गए थे। तो आंतरिक कहने का मतलब था कि जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहा था, जब शासन करने के दरमियान में जो विभिन्न तरह के शासन लाता है, उनके द्वारा जो ग्रहण किया गया था भारतीय संविधान में, उस स्रोत को वही आंतरिक स्रोत कहलाया। और बाहरी स्रोत था, यानी जो विश्व के विभिन्न देशों से जो स्रोत लिया गया भारतीय संविधान में, वो बाहरी स्रोत कराया। तो देखा जाए, आज उन्हीं के बारे में हम लोग एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में 1 न 2 देखने को मिल जाएगा। तो इधर हमने लिया है जिस देश से लिए गए हैं और जिस देश से, जिस संविधान से जो स्रोत लिए गए हैं, उस स्रोत को हम लोगों ने इधर देखा है। तो देखा जाए, सबसे पहले है भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारत शासन अधिनियम जब ब्रिटिश भारत में शासन कर रहा होता है, उसी वक्त शासन के लिए जो ब्रिटिश द्वारा भारत में अधिनियम लाया जाता है, वह भारत शासन अधिनियम, साथ में और बहुत सारा अधिनियम लाया जाता है। लेकिन भारत में अगर सबसे ज़्यादा स्रोत को लिया गया है तो वह भारत शासन अधिनियम से। देखा जाए, जो 395 अनुच्छेद हैं, उस 395 अनुच्छेद में से 250 जो लिए गए हैं वह भारत शासन अधिनियम से ले गए। तो प्रश्न इससे भी कभी कभी पूछा जाता है कि वह कौन सा स्रोत है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद को लिया गया है। तो वह है कौन? भारत शासन अधिनियम 1935। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं से लिया गया है, लगभग 395 में से 250 वहाँ से लिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, उन 250 में क्या क्या लिया गया है ये प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा किससे लिए गए, और उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे। पहला न्यायपालिका लिया गया, यानी न्यायपालिका किस तरह से, न्यायपालिका एक सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किस प्रकार से उसका एक पिरामिडीय संरचना है जो क्या करता है, एक सशक्त बनाता है। तो इस तरह से न्यायपालिका का व्यवस्था जो लिया गया है, यह भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। उसके बाद कैग, यह कैग जो लिया गया है, यह भी भारत शासन अधिनियम, जिसका संविधान के कौन सा 148 में इस कैग के बारे में वर्णन है। तो कैग का भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। उसके बाद हो गया लोक सेवा आयोग। यह लोक सेवा आयोग जिसके माध्यम से IAS, IPS इन सभी को चुना जाता है। तो उसका भी जो लोक सेवा आयोग का वर्णन है वह भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे, पहला जो भारत शासन अधिनियम है उनसे कौन कौन लिए गए? न्यायपालिका लिए गए, यानी न्यायपालिका किस तरह से होना चाहिए, न्यायपालिका को किस तरह से 3 खंडों में बांटा गया, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। उसके बाद कैग जिसका अनुच्छेद 148 में वर्णन है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है लोक सेवा आयोग। ये 3 कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। उसके बाद देखेंगे हम लोग ब्रिटेन। यह जो ब्रिटेन है, देखा जाए भारत पर ब्रिटेन शासन करता है और यह अधिक दिनों तक ब्रिटेन क्या करता है? भारत पर शासन करता है, लगभग 200 वर्षों के गुलामी के बाद। तो देखा जाए, जो ब्रिटेन शासन करने के दरम्यान में जो शासन व्यवस्था लेके आते हैं, उनमें से बहुत सारे शासन व्यवस्था को भारत अपनाता है। तो उसको देखेंगे कि ब्रिटेन, उसके बाद ब्रिटेन से ही सबसे ज़्यादा लिया जाता है स्रोत। वो कौन कौन सा लिया जाता है? पहला है संसदीय शासन व्यवस्था, यानी जो संसद में किस प्रकार से शासन का व्यवस्था होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, राष्ट्रपति होगा, उस तरह के जो व्यवस्था लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था, यह ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद अगला है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार किस प्रकार से संसद क्या होगा, उसमें विशेष अधिकार होगा। तो जो संसदीय के पास जो विशेषाधिकार, यह अनुच्छेद
105 में इसका वर्णन किया गया संसद के विशेषाधिकार का। संसद के पास क्या क्या विशेषता होगा वह भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद विधि का शासन, यानी किस तरह से विधि का शासन किया जाएगा। कोई भी विधि को लाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। इस तरह के जो प्रावधान, जो विधि को लाने के लिए जो शासन लिया गया वो भी कहाँ से लिया गया, वह ब्रिटेन से लिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। अगला है एकल नागरिकता। ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। जैसे बात की जाए बहुत सारे देश में, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र का और साथ में राज्य का दोनों का नागरिकता मिलता है, लेकिन भारत और ब्रिटेन ऐसे देश में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। यानी आप यहाँ पे सिर्फ राष्ट्र का नागरिकता होगा, ऐसा नहीं कि राज्य का नागरिकता होगा। तो ध्यान में देंगे ये जो एकल नागरिकता है यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल व्यवस्था, जो मंत्रिमंडल के जो व्यवस्था है, किस तरह से कैबिनेट मंत्री के अंदर विदेश मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, उसके बाद रक्षा मंत्री। तो इस तरह से जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को, कौन कौन से मंडल में कौन होंगे, उस व्यवस्था को भी ब्रिटेन से लिया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे सिर्फ देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपको लिखा हुआ किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन याद पढ़ने के साथ साथ याद हो जाना यह सबसे बड़ी बात है। तो हम जो भी चीज़ों को पढ़े एक बार उसे मनन करेंगे। यानी आप क्या करिए, जो भी पढ़िए उसके पीछे वाले को याद करिए, इससे आपका स्मरण शक्ति बढ़ेगा। तो हम लोगों ने पहला देखा क्या, भारत शासन अधिनियम। उसमें से क्या क्या लिया गया, उसमें से लिया गया, पहला लिया गया एक कैग लिया गया। उसके बाद न्यायपालिका लिया गया, कैग जिसका 148 अनुच्छेद में वर्णन है। उसके बाद न्यायपालिका लिया गया। उसके बाद लिया गया न्यायिक, उसके बाद लिया गया लोक सेवा आयोग, यानी तीसरा लिया गया लोक सेवा आयोग। उसके बाद ब्रिटेन, या जो ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय व्यवस्था, यानी जो संसद में व्यवस्था होगा वह लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। दूसरा क्या लिया गया संसदीय विशेषाधिकार, जिसका अनुच्छेद 105 में वर्णन है। संसदीय विशेषाधिकार के बाद क्या लिया गया, विधि का शासन, यानी किस प्रकार से शासन व्यवस्था को किया जाएगा। उसके बाद विधि का शासन के बाद नेक्स्ट क्या लिया गया, एकल नागरिकता। उसके बाद अंतिम क्या लिया गया, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो इस तरह से ब्रिटेन में इन चीज़ों के स्रोत से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला यूएसए से क्या लिया गया है। अब यूएसए से देखा जाए मूल अधिकार, यानी जो मूल अधिकार है वह कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। पहले 7 थे, अभी 6 हैं मूल अधिकार, ये लिया गया। उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कहने का मतलब संविधान द्वारा कोई भी बनाया गया विधि हो वह क्या करता है, न्यायालय में उसको, न्यायालय के द्वारा उसको पुनराविलोकन करने का अधिकार है। यानी उसको वह क्या कर सकता है, फिर से वह उसको देख सकता है कि क्या यह जो विधि बनाया गया है क्या यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो यह न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है कि संसद द्वारा बनाए गए विधि को वह देखता है कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यह अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है संविधान सर्वोच्चता। ये जो संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कहने का मतलब इसमें बताया गया है कि संविधान सर्वोच्च है। उसके बाद उस सर्वोच्चता को कौन बनाए रखता है, भारत की जनता, यानी उस जनता है जो उसके सर्वोच्चता का प्रतीक है। तो संविधान सर्वोच्च है और उसे बनाए रखने के लिए जनता उसका मालिक है। तो इस तरह से संविधान को सर्वोच्च बताया गया। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वह भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में इसके बारे में वर्णन है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया जाएगा वह भी ब्रिटेन से लिया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा क्या क्या देखा। पहला हम लोगों ने देखा कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकार हैं वह कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया। उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन, यानी संविधान द्वारा बनाए गए विधि कानून नियम को देखना, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह देख सकता है कि क्या यह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के तहत है। उसके बाद क्या है, संविधान का सर्वोच्चता। इसमें संविधान को बताया गया कि वह सबसे सर्वोच्च है और उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जनता उसका मालिक है। उसके बाद निर्वाचन राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह
पत्ती जो लिया गया अमेरिका से, उसके बाद महाभियोग जो उस पर महाभियोग चलाया जाएगा उस पत्ती को अमेरिका से लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कनाडा। कनाडा में क्या क्या है, कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियां दी गई, जो उसको विभाजित किया गया, संघात्मक व्यवस्था बनाया गया, केंद्र का अलग और राज्य का अलग, तो वह संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य के बीच में वह कनाडा से लिया गया। और शक्तियों का विभाजन, जो उनके बीच शक्तियां दी गई, केंद्र को शक्तियां अलग दी गई, राज्य को शक्तियां अलग गई, यानी जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, जो उनको दिया गया अधिकार, वह कहां से लिया गया, वह कनाडा से लिया गया। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, यानी कहने के बाद जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और जो भी इसके अलावा जो भी शक्ति बचा, जो भी शक्ति आएगा वह क्या है, किसके पास अधिकार है, वह केंद्र के पास है। यानी बचे हुए के बाद जो भी शक्तियां हैं वह केंद्र में निहित है, यानी उसको केंद्र का उस पर अधिकार है, उसे बनाने का और उसे देखने का। तो इस तरह से हम लोगों ने कनाडा में देखा, संघात्मक व्यवस्था देखा, संघात्मक व्यवस्था के बाद शक्तियों का विभाजन देखा, शक्तियों का विभाजन के बाद अवशिष्ट शक्तियां जो निहित है। उसके बाद अगला आता पांचवा आयरलैंड। यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनसे प्रश्न तो आपको देखने को मिलता ही होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को और केंद्र को जो अधिकार दिया गया है, जो निर्देश दिया गया है कि आपकी जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्या करिए, जो भी कानून या विधि ला रहे हैं उसको उसमें बताया गया है। तो इसमें क्या किया गया, राज्य को निर्देश दिया गया है कि जो भी नीति को लाए वह उसके हितों को देखकर, उसके हित को देखते हुए लाए। उसके बाद है राज्यसभा में मनोनयन, यानी राज्यसभा में जो मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, उस राष्ट्रसभा में मनोनयन का जो अधिकार है वह यही आयरलैंड से प्राप्त हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन जो किया जाता है वह अधिकार आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन, यानी दक्षिण अफ्रीका बोलते ही एबी डिविलियर्स, यह क्या था, दक्षिण अफ्रीका का था, जिसको 360 बैट्समैन भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो पता होगा। तो दक्षिण अफ्रीका, एबी डिविलियर्स, तो 360 नहीं 368 याद रखेंगे। यह जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में दिया गया है इसके बारे में। तो यह जो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, यानी संविधान में किस तरह से प्रस्ताव को लाकर उसमें संशोधन किया जा सकता है, वह जो अधिकार लिया गया है वह कहाँ से लिया गया, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो ध्यान में रखेंगे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्ता। फ्रांस के नाम सुनते ही आपको याद आता होगा फ्रांस की क्रांति। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो यह तीन शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्ता, यह वहाँ से निकलकर पूरे देश में फैली थी और यह लोकतंत्र को बढ़ाने में, भारतीय आंदोलन को बढ़ाने में, भारत को आज़ाद दिलाने में यह जो तीन तत्व है वह काफ़ी योगदान दिया था। यहाँ तक कि लोगों के राष्ट्र भावना में भी, राष्ट्र भावना को बढ़ाने में, उत्पन्न करने में इन तीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, जो क्या किया, भारत को स्वतंत्रता तक ले गया और बाद में इसे भारत के संविधान में भी इसे अपनाया गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो यह कहाँ से निकल के आया, फ्रांस से निकल के आया। उसके बाद एक और है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जो वंशानुगत शासन नहीं हो और जनता के द्वारा जो चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उनका द्वारा शासन हो। गणतंत्र, गण का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है शासन, यानी लोगों का शासन, जनता के का शासन, ना कि वंशानुगत शासन। तो गणतंत्र का मतलब यह जो शब्द लाया गया है, जो जोड़ा गया गणतंत्र है भारत, यह कहाँ से लिया गया, यह फ्रांस से लिया गया। तो ध्यान में रखेंगे फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा गणतंत्र। एवं अगला देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, संयुक्त सूची, अधिवेशन। यह समवर्ती सूची क्या है, यानी केंद्र सूची और राज्य सूची। यह जो है केंद्र और राज्य, यह 1935 अधिनियम से ही चलता आ रहा है, लेकिन उसके अलावा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, उस पर दोनों को अधिकार है बनाने का, वह समवर्ती सूची है। तो यह कहाँ से लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से।
उसके बाद क्या है, संयुक्त अधिवेशन। जो संयुक्त अधिवेशन है इसे अनुच्छेद 108 के तहत क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई भी बिल को पास करना हो, कोई भी संशोधन करना हो तो वह संयुक्त अधिवेशन बुलाकर राज्यसभा लोकसभा को एक साथ बुलाकर संयुक्त अधिवेशन करवा सकती है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को है। तो प्रश्न इससे भी बनता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है। तो ध्यान में देखेंगे समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, अपवाद उपबंध के समय मूल अधिकार, यानी जो जब आपातकाल लागू हो जाता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं जो वह खत्म हो जाते हैं, जो उस तरह का जो प्रावधान लिया गया कि आपातकाल के दरमियान कौन कौन से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसे हटा दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा। तो वह कहाँ से लिया गया है, वह जर्मनी से लिया गया है। तो ध्यान में रखेंगे जर्मनी से अपवाद उपबंध के समय जो मौलिक कर्तव्य अधिकार लिए गए वह कहाँ से लिए गए, वह जर्मनी से लिए गए। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा, क्या क्या देखा, तो पहला देखा भारत शासन अधिनियम से जिसमें सबसे ज़्यादा लिया गया। उसके बाद भारत शासन अधिनियम से तो सबसे ज़्यादा लिया गया, उसके बाद जर्मनी से, उसके बाद यहाँ पे है रूस। यहाँ पे हमने क्रम से इसलिए नहीं लिखा, रूस का स्थान दिया क्योंकि रूस से जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है यह बाद में लिया गया है। यानी जब 42वां संविधान संशोधन 1976 को होता है तो उस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे यह रूस से लिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान में किन किन देश से जो स्रोतों को लिया गया उन स्रोतों को हम लोगों ने देखा। तो इन स्रोतों को देखने के बाद, समाहित करने के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, बनाया गया, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने इसे क्या कहा, उधार का संविधान कहकर बहुत सारे इतिहासकार ने इसे बोला है। उसके बाद कुछ ने इसे कुछ भारतीय इतिहासकार ने इसे नकल का भी संविधान कहा है। लेकिन अगर आपको पीटी या मेंस में अगर इस पर लिखने के लिए आ जाए तो कहने का मतलब है यह इस प्रकार के उधार या कहने का मतलब नकल का प्रावधान, नकल का संविधान नहीं है, क्योंकि यह जो है लगभग 60 देशों से जो पढ़कर जो संविधान लिया गया है वह उसे पढ़कर जो उसकी विशेषता है उस विशेषता को भारतीय पृष्ठभूमि के अनुरूप उसे क्या करने पर, बिठाने पर, उसे जगह देने के बाद उसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि उस पर अवलोकन तथा उस पर बहस और विचार विमर्श करने के बाद उसे भारतीय संविधान में जगह दिया गया है और उसे लिखा गया है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा भारत के संविधान के स्रोत। आशा करते हैं आपको याद भी हो गया होगा, समझ में भी याद हो गया, और जिसे नहीं याद हुआ है वो कृपया 1 से 2 बार क्लास को और देख लें। और आपको क्या करना है, इस क्लास को देखने के बाद ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव के बुक है, ऐसे खासकर बात की जाए लूसेंट भी अच्छा है, उसके बाद घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव, तो ये सभी जो भी आपके पास बुक है आप इसके चैप्टर को पढ़ने के बाद उस बुक से ऑब्जेक्टिव जरूर बना लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद आपको इस चैप्टर पर पकड़ बढ़ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।